तो ये है टेरर ट्यूसडे एक्सट्रीम की सेकंड वीडियो, जहां हम बचे हुए 5 एपिसोड्स पे बातें करने वाले हैं। इन 5 में से कुछ एपिसोड्स काफी बेसिक हैं, जिन्हें मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। वहीं अच्छे एपिसोड्स पे अपन एकदम डिटेल में बात करेंगे। अब टेरर ट्यूसडे की पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में छोड़ रहा हूँ। हालांकि सीरीज के हर एक एपिसोड की कहानी बिल्कुल अलग है, तो आपके लिए पार्ट 1 देखना अनिवार्य नहीं है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड 4 का नाम है द वाव, और यहाँ हम एक बंदे को स्विमिंग पूल में फ्लोट करते देखते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो डूब रहा हो। ऐसे में एक लड़की उसे बचाने पूल में कूद जाती है, जबकि उस लड़की को खुद स्विमिंग नहीं आती थी। खैर, ये दोनों पूल से किसी तरह बाहर आते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से कहानी तकरीबन 8 साल आगे आ जाती है, जहाँ अब ये दोनों कपल्स हैं, जहाँ लड़के का नाम नैट है और लड़की का नाम डाओ। ये दोनों एक श्राइन पे ब्लैक हिल गॉडेस की पूजा करने आए होते हैं और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि दोनों यहाँ अक्सर आते हैं। वैसे इस बार जब डाओ और नैट वहाँ श्राइन संभालने वाली लेडी से अगरबत्तियां खरीदने जाते हैं, तो ये लेडी इन्हें ब्लैक हिल गॉडेस की कहानी सुनाती है। तो काफी पुराने टाइम पे गॉडेस एक फिश मॉन्गर की बेटी थी, जिसे प्रिंस से प्यार हो गया था, लेकिन क्लास डिफरेंस के कारण इनके प्यार को अंजाम नहीं मिला और एल्डर्स भी इसे स्वीकार नहीं किए, और ऐसे में गॉडेस अपने प्राण त्याग दी टू एंड हर पेन। तो यही फेमस ट्रू लव स्टोरी है ब्लैक हिल गॉडेस की, और इसीलिए यहाँ कई कपल्स प्रे करने आते हैं। लेकिन इस कहानी में और भी ट्विस्ट्स हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। दरअसल वो प्रिंस ऑलरेडी एंगेज्ड था विद सम अदर लेडी, और वो गॉडेस के साथ सिर्फ अफेयर किया था। गॉडेस के मरने के बाद प्रिंस आराम से उस लेडी के पास रिटर्न किया जिससे वो एंगेज्ड था। ऐसे में गॉडेस प्रिंसेस के पास वापस आई और वो एक ऐसा तूफान लाई जहां बारिश की बूंदें चाकू की तरह शार्प थी और वो प्रिंस को काटने लगी। इससे जो भी सीक्रेट्स प्रिंस अपने अंदर छुपा के रखा था वो सब बाहर आ गया। बेसिकली इस श्राइन लेडी का कहना था कि गॉडेस का ट्रू नेचर यही है, जहां वो लव को बहुत सीरियसली लेती हैं, लाइक लाइफ एंड डेथ। गॉडेस के पास ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से वो ट्रू लवर्स की ट्रू डार्क सीक्रेट्स रिवील कर देती हैं। तो इसीलिए भी वेरी केयरफुल कि तुम दोनों गॉडेस से क्या मांगते हो, क्योंकि उसके बाद गॉडेस जो तुम्हें दिखाएंगी वो शायद तुम्हें पसंद ना आए। तो ये बातें सुनने के बाद डाओ और नैट प्रे करते हैं, जहां वो प्रॉमिस भी करते हैं कि वो किसी तरह की सीक्रेट्स नहीं रखेंगे। देन इन्हें एक लकी नंबर भी आता है जिसके हिसाब से इन्हें अपना फॉर्चून भी पढ़ना था। नैट इस फॉर्चून पेपर को लेता है, और क्योंकि पेपर काफी भीगा हुआ था तो नैट कह देता है कि इसे पढ़ना मुश्किल है क्योंकि लेटर्स स्मज हो गए हैं। जबकि हम व्यूअर्स क्लियरली पेपर को पढ़ पाते हैं, जहां लिखा था कि अगर ये लोग सीक्रेट्स रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे से छिपाएंगे, तो इनका प्यार भी खत्म हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि नैट भी इसे पढ़ पा रहा था, लेकिन वो डाओ के सामने इसे पढ़ा नहीं, यानी नैट कुछ तो छिपा रहा था। खैर, इसके बाद नैट और डाओ ब्लैक हिल्स बीच के पास वाले विला प्रोजेक्ट पे जाते हैं, जो कि डाओ के पिता की प्रॉपर्टी थी, और इसे नैट ही कंप्लीट किया था एज आर्किटेक्ट। डाओ वाज प्लानिंग कि नैट और डाओ मिलके इस विला को चलाएंगे और जिंदगी भर यहीं सुकून की लाइफ जिएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स नैट ये सुन के खुश नहीं था, क्योंकि उसे आर्किटेक्ट का काम करने अब्रॉड जाना था। जी हाँ दोस्तों, नैट को ऑलरेडी स्वीडन से एक जॉब ऑफर भी आ चुका था, लेकिन नैट अब तक डाओ को ये बात नहीं बताया था। वही डाओ का मन अब शादी करके सेटल होने का बन रहा था। खैर, उस शाम नैट को बीच पे गॉडेस की स्पिरिट दिखाई देने लगती है, जो कि देखते देखते उसके और डाओ के करीब आ जाती है। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही नैट बारिश में जाता है उसका शरीर कटने लगता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गॉडेस जब रेन स्टॉर्म लाती हैं तो रेन ड्रॉप्स नाइफ की तरह इंसान को कट करती है। ऐसे में नैट फौरन वापस विला के अंदर आता है, और अंदर आते उसके कट्स भी गायब हो चुके थे। यहाँ गॉडेस नैट को वही भीगा हुआ फॉर्चून पेपर देती है, जहाँ लिखा था कि नैट को कुछ भी नहीं छिपाना है, वरना वो डाओ को मार डालेगी। बेसिकली गॉडेस यहाँ एक गेम शुरू कर दी थी, जिसके तहत नैट और डाओ को अपने अपने सीक्रेट्स रिवील करने थे। तो शुरुआत नैट से होती है, जहां वो बताता है कि लास्ट ईयर वो स्वीडन की एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, और अब उसे उनका ऑफर लेटर भी आ चुका है, जिसे नैट एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी नैट स्वीडन चला जाएगा और डाओ का हमेशा यहीं रहने का सपना टूटने वाला है। यह सुन के डाओ बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो आज ही प्रे की थी टू सी कि क्या ये दोनों का सचमुच साथ में फ्यूचर है या नहीं। खैर, अब बारी डाओ की थी, जहां उसे अपनी सीक्रेट
सीक्रेट रिवील करनी थी और हम जान पाते हैं कि कुछ ही दिन पहले डाओ यहाँ अपने एक कपल फ्रेंड की बेबी शावर वाली प्रोग्राम रखी थी, जहाँ डाओ अपने फ्रेंड से कह रही थी कि वो उनसे जेलस है। क्यों? क्योंकि नैट और वो उनकी तरह कमिटेड एंड लविंग नहीं है। इनफैक्ट डाओ को तो अब इस रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील होने लग गया है। डाओ के हिसाब से उसके और नैट के बीच पहले वाली बात नहीं रही एंड शी इज होपिंग कि शादी के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। अब ये सब सुनकर नैट को बहुत हर्ट होता है, लेकिन अभी और भी सीक्रेट्स खुलने बाकी थे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, जब नैट को जॉब वगैरह नहीं लग रहा था, यानी वो जॉब्स वगैरह से रिजेक्ट हो जा रहा था, तब डाओ ही अपने पिता से बात करके नैट को ये विला प्रोजेक्ट दिलवाई थी और वो ये बात नैट से छुपाई थी ताकि नैट को ऐसा लगे कि ये काम उसे अपने टैलेंट की वजह से मिला है। ये सुन के ऑफ कोर्स नैट वाज हर्ट अगेन, लेकिन वो भी अपना एक सीक्रेट निकालता है। दरअसल नैट हमेशा से ही अब्रॉड जाना चाहता था, लेकिन डाओ के पिता नैट को ये कह के रोक लिए कि उन्हें कैंसर है और उनके जाने के बाद डाओ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए नैट यहाँ रुक गया, वरना वो कई साल पहले ही फॉरेन जा चुका होता। लेकिन डाओ के पिता कीमो वगैरह करके रिकवर कर गए और नैट यहीं फंस गया, यानी अब्रॉड नहीं जा पाया। बेसिकली नैट अपने ड्रीम्स पे गिव अप किया फॉर डाओ और वो कभी जॉब के लिए रिजेक्ट हुआ ही नहीं था। अब आगे गॉडेस ये भी रिवील करवाती है कि कैसे डाओ इनिशियली प्रे की थी कि नैट हमेशा उसके साथ यहीं पे रहे। तो इतनी रिविलेशंस के बाद डाओ बाहर भागती है और रेन ड्रॉप्स उसे भी चाकू की तरह काटते हैं। इस पॉइंट पे दोनों की रिलेशनशिप्स के सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके थे और नैट डाओ पे गुस्सा होकर उसे पूल में ही डुबाने लगता है। तभी एकदम से सीन 8 साल पहले की आती है, जब ये दोनों पूल में पहली बार मिले थे। नैट वहां होपलेसली फ्लोट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका एक ब्रेकअप हुआ था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड को ही चूज कर ली थी और डाओ वाज इंटरेस्टेड इन नैट क्योंकि डाओ का कोई रियल फ्रेंड सर्कल था ही नहीं। डाओ वांटेड समवन जो कि हमेशा उसके साथ रहे और नैट को अपने ब्रेकअप से ऊपर आना था। इसी वल्नरेबिलिटी में शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए और आज इन्हें कपल बने 8 साल हो चुके हैं। खैर प्रेजेंट में डाओ और नैट अपने होश में आते हैं और नैट डाओ को पकड़ के रोता है। आगे हम देख पाते हैं कि नैट अपने वर्क के लिए स्वीडन जाने वाला है और दोनों मानते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप को वर्क करवाना है इन अ वे कि दोनों अपने ड्रीम्स को पा सके। बेसिकली नैट और डाओ फिर से मिल जाते हैं और ये वादा करते हैं कि अब से कभी वो एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं छिपाएंगे। उन्हें समझ आता है कि सच्चा प्यार तभी होता है जब हम अपने दिल को पूरी तरह से खोल देते हैं और एक दूसरे से ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं। अपने डर का सामना करके और एक दूसरे से सच्चाई बोलकर इन दोनों ने अपने रिश्तों को और मजबूत और खुशहाल बनाने की तरफ पहला कदम उठा लिया है। बाय द वे, ये लोग ये कहानी एक रेडियो शो पे शेयर कर रहे होते हैं और एपिसोड के एंड में हम उस श्राइन लेडी की आंख गॉडेस की तरफ वाइट देखते हैं, डिपिक्टिंग कि शायद वही गॉडेस है या फिर गॉडेस उस लेडी को पजेस करके रखी है। यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये काफी सिंपल सी एपिसोड थी जहां ये बताया गया है कि रिश्ते में हमें एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वरना जो हमारा रिश्ता है वो टिक नहीं पाएगा। यहाँ आप कमेंट्स में बताना कि आपकी इस एपिसोड को लेके क्या ओपिनियन है और तब तक मैं 5th एपिसोड की तरफ बढ़ता हूँ जिसका नाम है स्पेक्ट्रल क्लास। तो एपिसोड के शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो प्रे कर रही है। अभी अचानक से एक लड़का आता है और इस बूढ़ी औरत को काफी पीट के भाग जाता है। यहाँ से कहानी एक गवर्नमेंट स्कूल पे फोकस करती है जहाँ हम ऑयल नाम की काफी यंग टीचर को देख पाते हैं। ऑयल जब क्लास में अटेंडेंस ले रही होती है तो वो नोटिस करती है कि क्लास का एक बच्चा जिसका नाम पोंग सकॉन कोंगसिल था वो कई दिनों से एब्सेंट है। बाय द वे, पोंग सकॉन कोंगसिल को सब निक नाम से पुकारते हैं जो कि बोलने में भी आसान है, तो वीडियो में मैं आगे इसे निक नाम से ही पुकारूंगा। तो हाँ, निक के बारे में बाकी सीनियर टीचर्स का कहना था कि अच्छा ही है वो क्लास नहीं आता, इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो क्लास आए। क्यों? क्योंकि निक की फैमिली अजीब है। निक के पिता इसी स्कूल में पढ़ते थे और ड्रग्स दारू की लत लगने के कारण ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्कूल। इनफैक्ट वो तो एक लड़की को प्रेग्नेंट भी कर दिए थे। एंड देन निक की दादी भी इतनी वियर्ड है कि कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे फैमिली का बच्चा कैसा ही होगा और उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो स्कूल आए। सीनियर टीचर यहाँ ऑयल से कहती हैं कि अगर तुम निक को रेगुलरली स्कूल ला पाओ, उसे सुधार सको, तो ये एक बड़ी बात होगी जो कि तुम्हारी सिविल सर्विस इवैल्यूएशन के लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा। ये सुनते ऑयल निक के घर जाती है जहां उसकी मुलाकात निक के पिता और दादी से होती है। वाकई ये दोनों बहुत ही अजीब थे। इनफैक्ट दादी तो वही औरत है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में प्रे करते देखा था। दादी का कहना था कि निक ड्रग एडिक्ट बन चुका है और वो अपने जंकी दोस्तों के साथ भाग गया। इनफैक्ट दादी के हिसाब से पहले सीन में उन्हें पीटने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि निक ही था। नाउ इस कॉन्वर्सेशन से ऑयल को निक का कोई पता नहीं लगता, बल्कि वो इस
परिवार से क्रीप आउट जरूर हो जाती है। अब उस रात स्कूल हॉस्टल में ऑयल की नाइट ड्यूटी थी और रात के वक्त ऑयल को उसकी माँ का फोन आता है। इनके कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि ऑयल की माँ काफी स्ट्रिक्ट है, जिन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि ऑयल सिविल सर्विस में अच्छे पोस्ट पे जाए। इसके लिए ऑयल को यहाँ स्कूल में अच्छे से काम करना होगा ताकि उसकी इवैल्यूएशन अच्छी रहे। ऑयल अपनी माँ के सिर्फ वर्क वाली बात से तंग हो जाती है और फोन काट देती है। तभी अचानक ऑयल को कुछ आवाजें सुनाई देती है और क्लासरूम में चेक करने पे ऑयल को खून से लथपथ एक स्टूडेंट दिखता है। ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि निक था, जो कि ऑयल से मदद मांग रहा था, सेइंग कि उसकी फैमिली उसे मार डालेगी। ऑयल को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है कि तभी अचानक क्लास में निक के पिता और उसकी दादी एक अजीब इंस्ट्रूमेंट बजाते आते हैं। ये दोनों निक को लेने आए थे और इस सीन से काफी कुछ क्लियर होता है। लाइक निक के पिता और दादी उसे घर पे बंद करके रखते हैं। इनफैक्ट जब ऑयल निक को ढूंढने इनके घर आई थी तब निक वहीं घर पे अंदर बंद पड़ा था। वो समहाउ भाग के ऑयल से मदद मांगने आया है और ऐसे में ऑयल और निक पिता और दादी को धक्का देके यहाँ से भागते हैं। ऑयल और निक बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि मेन डोर को लॉक लगा दिया गया था और ऐसे में ये दोनों एक दूसरे कमरे में जाके अंदर से डोर्स लॉक कर लेते हैं। इसके बाद ऑयल पुलिस को मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस स्टेशन इस जगह से काफी दूर थी। मोreover, पुलिस वाले इस इंसिडेंट को सीरियसली भी नहीं लेते। इस पॉइंट पे निक ऑयल को अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल एक हर्मिट, जिसे सब एराहैंट का रीइंकार्नेशन मानते हैं, वो लोगों को भक्ति के नाम पे ड्रग्स देता है ताकि वो लोग उससे बार बार ड्रग्स खरीदे। ऑफ कोर्स लत लग जाएगी तो बार बार खरीदेंगे ही। तो उसी हर्मिट के चंगुल में निक की दादी फंसी, जहां वो खुद तो ड्रग एडिक्ट बन ही गई, साथ ही वो निक के पिता को भी ड्रग एडिक्ट बना दी थी। जी हाँ, दादी पानी में ड्रग्स मिला के कुछ मेढक वेढक डाल के बनाती थी कुछ पीने वाला ड्रग्स, और वो पिता को भी पिलाती थी, खुद भी पीती थी। इतना ही नहीं, निक के पिता और दादी मिलकर निक को भी ड्रग्स पिलाने लगे और निक इसी के अगेंस्ट पे एक बार दादी को खूब पीटा था। यानी एपिसोड का वो पहला सीन। अब निक और ऑयल बातें कर ही रहे थे कि निक के पिता और दादी दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं। ऑयल निक को छिपा देती है और ऐसे में पिता और दादी मिलकर ऑयल को ही ड्रग्स पिलाने लग जाते हैं। दादी का कहना था कि ये ड्रग्स नहीं बल्कि मीडियम है जिससे इंसान डीटी से कनेक्ट कर पाता है, लेकिन ऑयल कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑयल को ही ड्रग्स पिलाने लग गए कि तुम ड्रग्स पी के देखो, तुम्हें भी भगवान दिखेंगे। अब ऑयल को बचाने निक सामने आता है और ऐसे में पिता और दादी ऑयल को छोड़ के निक को पकड़ के ले जाते हैं। इस पॉइंट तक ऑयल पे ड्रग्स का असर होने लग गया था और वो हेलुसिनेट करके निक के पीछे जाती है। हालांकि वो उल्टी उल्टी थोड़ा करके ड्रग्स निकालने की कोशिश जरूर करी थी। एक कमरे में वो पाती है कि पिता और दादी नाचते हुए डीटी की पूजा कर रहे थे, यानी कि एकदम नशे में थे, और निक के पीठ पे चाकू घोंप के उसकी जान ले ली गई थी। ये देख के ऑयल रोती है, देन वो पागलों की तरह हंसते हुए निक के पिता को सेड्यूस करती है। फिर एकदम से वो निक के पिता का प्राइवेट पार्ट ही काट देती है, सेइंग कि तुम्हारे जैसे लोगों को बच्चे पैदा करने का हक नहीं होना चाहिए। देन वो निक के पिता को बेरहमी से मार देती है और यहाँ हम निक की आत्मा को भी देखते हैं, जो कि दादी से कह रहा था कि तुम्हें भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ऑयल यहाँ दादी को भी मार डालती है और अगली सुबह स्कूल में बच्चों को निक के पिता का कटा हुआ पार्ट गिरा मिलता है। ऑफ कोर्स रात को सारा कांड स्कूल में ही हुआ था ना। इनफैक्ट ऑयल भी अब अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी थी और एपिसोड के अंत में हम ऑयल को अजीब तरह से क्रीपली हंसते देखते हैं। तो दोस्तों ये थी 5th एपिसोड की कहानी, जहां हमें बताया गया है कि ड्रग्स कैसे लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है। कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बस एंडिंग को लेके हमारे मन में थोड़ी डाउट्स आती है कि क्या ऑयल अब पागल हो गई है। वेल इट्स पॉसिबल कि ऑयल ड्रग्स और ट्रॉमा के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, या फिर इट्स पॉसिबल कि ऑयल वापस से स्टेबल हो जाए जब ड्रग्स का असर खत्म हो जाएगा। जो भी हो, ऑयल यहाँ निक की मौत का बदला उसके बाप और दादी से जरूर ले ली, which I would say is an okay ending। वैसे एपिसोड के अंदर ऑयल क्लियरली बोली कि उसका करियर बर्बाद हो गया है, सो आई वुड अज्यूम कि ऑयल अब अपने करियर वाले पाथ पे तो नहीं जाएगी, बल्कि ऐसे ही कुछ क्रेजी पाथ पे जाएगी। तो यही थी मेरी इस एपिसोड की इंटरप्रिटेशन। आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और तब तक मैं 6th एपिसोड की तरफ बढ़ता हूं, जिसका नाम है गर्ल नेक्स्ट डोर। तो ये कहानी काफी सिंपल है, इसलिए मैं इसे एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बेसिकली बर्ड नाम का बंदा अपने फ्रेंड की के मदद से एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है एंड हिज अपार्टमेंट नंबर वाज 407। बर्ड और की बातों से हम समझ पाते हैं कि बर्ड अपना जॉब क्विट कर दिया है ताकि वो ट्रेडिंग कर सके। यहाँ की वाज कंसर्न कि बर्ड थोड़ी बेकार सी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, लेकिन बर्ड के पास फिलहाल उतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छी जगह अफोर्ड कर सके। इनफैक्ट बर्ड तो की से भी कुछ पैसे उधार लेके रखा था। खैर बर्ड को पता चलता है कि उसके ऑपोजिट वाले
वाले अपार्टमेंट में यानी अपार्टमेंट नंबर 406 में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। ऐसे में बर्ड इस लड़की के अपार्टमेंट डोर पे एक नोट चिपका देता है इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, और ये नोट कुछ ही देर बाद गायब थी। आगे हम बर्ड को अकेले में ड्रग्स लेते देखते हैं और वो उसी लड़की को नहाते इमेजिन करने लग गया था। जब बर्ड को थोड़ा होश आता है तो वो अपने अपार्टमेंट में एक नोट पाता है जिसमें अजीब बातें लिखी थी, लाइक अगर तुम्हें कुछ सुनाई दे तो उस पर ध्यान मत दो और किसी को हेल्प के लिए मत बुलाओ, कुछ देर वेट करने पे आवाज अपने आप रुक जाएगी, देन मिडनाइट पे बाहर मत निकलो और अगर कोई नॉक वगैरह करे तो रिस्पॉन्ड मत करो, बल्कि लाइट्स बंद कर लो और सारी आवाजें म्यूट कर दो। नाउ दिस नोट वाज वियर्ड। बर्ड इस नोट के बारे में फोन पे की को बताता है एंड की सजेस्ट करता है कि बर्ड नोट में बताई गई बातों को फॉलो करे। खैर आगे बर्ड को पड़ोसी के झगड़ने की आवाज आती है एंड देन थोड़ी अजीब आवाजें आती है। बर्ड अपने बालकनी से लटक के बगल वाले अपार्टमेंट में झांकता है जहां वो उसी खूबसूरत लड़की को एक बंदे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व्ड पाता है। इसके बाद एकदम से बर्ड के साथ असाधारण गतिविधियां होने लगती हैं, लाइक कोई अपार्टमेंट का डोर खटखटा रहा था लेकिन चेक करने पे कोई भी नहीं दिखता। ऑल्दो हम व्यूअर्स उस लड़की को जरूर देख पाते हैं। देन बर्ड को उसी लड़की की नाइटमेयर भी आती है जहां वो लड़की लहूलुहान जमीन पे पड़ी थी। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जब बर्ड फर्स्ट टाइम अपार्टमेंट आया था तो वो इसी लड़की को ऊपर से गिरते पाया था एंड देन अगले ही क्षण एवरीथिंग वाज नॉर्मल। खैर अगले दिन बर्ड को अपार्टमेंट 406 में फिर से वही लड़की दिखती है और ऐसे में बर्ड सीधा बिल्डिंग के गार्ड से बात करता है। गार्ड का कहना था कि वो अपार्टमेंट तो कब से खाली पड़ा है और वहां कोई नहीं रहता। ये सुन के बर्ड खुद ही छानबीन करने जाता है जहां वो अपनी बालकनी से लटक के अपार्टमेंट 406 के अंदर पहुंच जाता है। अब अपार्टमेंट 406 उसे अपने अपार्टमेंट जैसा ही दिखता है एंड अगले क्षण वो खुद को भी देख पाता है। देन एकदम से चीजें वापस नॉर्मल हो जाती है। अब आगे बर्ड को की का फोन आता है जहां की बर्ड पे काफी भड़का हुआ था। क्यों? क्योंकि बर्ड की से झूठ बोला था कि उसने खुद से जॉब छोड़ा है। रियलिटी तो ये थी कि बर्ड को जॉब से निकाला गया था क्योंकि बर्ड एक ड्रग एडिक्ट था। की वाज एंग्री क्योंकि की को भी नहीं पता था कि बर्ड उससे पैसे ड्रग्स वगैरह के लिए शायद उधार ले लिया है। बाय द वे की को ये सब बात बर्ड की मॉम से पता चली एंड थ्रू आउट द एपिसोड बर्ड अपनी मॉम के कॉल्स को इग्नोर कर रहा था। खैर इस सब के बाद बर्ड को वही खूबसूरत लड़की बाथ टॉवल में अपने पास बुलाती है एंड अगले ही क्षण बर्ड खुद को बेड पे पाता है। ऐसा लग रहा था मानो बर्ड की रियलिटी बेंड करी जा रही है और उसे फिर से कुछ नोट्स मिलते हैं जिनमें अजीब ही बातें लिखी हुई थी, लाइक अपने रूम में रहो, नॉइज से खुद को प्रोटेक्ट करो, प्लम्बिंग इश्यूज है, बाहर ना जाओ, किसी को ग्रीट ना करो वगैरह वगैरह। इसके बाद बर्ड के अपार्टमेंट में काफी असाधारण गतिविधियां होती हैं, लाइक टॉयलेट सीट से पानी भर के निकलना, देन सीलिंग से पानी टपकना, नॉइज बढ़ना वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ बर्ड का फ्रेंड की अपार्टमेंट 406 के ओनर से मिलता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर उस अपार्टमेंट की हिस्ट्री क्या है। ओनर बताता है कि 406 की कोई हिस्ट्री नहीं है, वैसे 407 की एक भयावह हिस्ट्री है। दरअसल ये ओनर अपनी बीवी के साथ 406 में रहता था और 407 में वही खूबसूरत लड़की रहती थी। ओनर का इस खूबसूरत लड़की के साथ चक्कर चलने लगा जिसके बारे में ओनर की बीवी को भी पता चल गया। ऐसे में बीवी ओनर से खूब लड़ती, देन उस लड़की को भी परेशान करती और ओनर 407 वाली लड़की को प्रॉमिस किया कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देके उसके पास ही आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ओनर अपनी बीवी के साथ ही रहा। इनफैक्ट वो फ्लैट नंबर 406 खाली करके चला गया। इसी बात से परेशान होकर 407 वाली लड़की बालकनी से कूद के अपनी जान दे दी। इसके बाद सीन वापस बर्ड पे आता है जो कि अपने अपार्टमेंट में ही फंस गया था और यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। देन एकदम से हम बर्ड की अंतिम संस्कार वाले सीन्स देखते हैं व्हिच टेल्स अस कि बर्ड मारा गया। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की की आत्मा बर्ड को भी बालकनी से कुदवा दी थी और बर्ड की आत्मा उसी अपार्टमेंट में कैद हो गई। ये कैद भी ऐसा था जहां बर्ड सभी लोगों को देखता था, मतलब जो लोग भी अपार्टमेंट में आते थे, जैसे कि बर्ड की माँ। लेकिन बर्ड जब चिल्लाता, चीखता और उन्हें बुलाता तो उन लोगों को कुछ ज्यादा फील नहीं होता। सो मोस्टली बर्ड की आत्मा यहाँ उसी लड़की की आत्मा के साथ कैद हो गई है, या फिर ये दोनों सेम प्लेस पे एक दूसरे रियल्म में है जो कि रियलिटी से डिटैच्ड है। बट एक बात तो क्लियर है कि वो लड़की भी मृत है और बर्ड भी मारा जा चुका है। ओवरऑल इस कहानी का सार यही है कि बर्ड को उस लड़की की आत्मा मरवा दी और अब बर्ड की आत्मा उस लड़की की आत्मा के साथ अपार्टमेंट में कैद है। एंडिंग सीन में अपार्टमेंट में टू लेट का एक बोर्ड लगा हुआ था व्हिच डिपिक्ट्स कि यहाँ और भी लोग आएंगे और उनके साथ भी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों ये थी 6th एपिसोड की कहानी जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें अगर आप डीपर मीनिंग निकालने जाएंगे तो यही एक हो सकता है कि शायद बर्ड सब कुछ हैलुसिनेट कर रहा था ड्रग्स लेने के कारण और वो खुद को ही मार लिया एंड देन ही इज इन दैट स्टेट। या फिर जो कहानी में सिंपल बताया गया है जहां वो लड़की बदला ले रही है अपनी मौत का बर्ड से, पता नहीं क्यों। अब आप कमेंट से बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपका क्या मानना है कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ। वैसे जब तक आप कमेंट्स में हैं मैं बढ़ता हूँ 7th एपिसोड की तरफ जिसका नाम है डियर ग्रैनी।
तो एपिसोड के शुरुआत में हम मोंथा नामक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रिवर बैंक पे थी। मोंथा की माँ का आज जन्मदिन था और कस्टम के मुताबिक वो रिवर में मछलियां छोड़ने आई थी। अब क्योंकि रिवर का करंट फास्ट था तो मोंथा अपनी माँ के लिए नॉर्मल फिशेस लाई थी, लेकिन मोंथा की माँ को ईल्स ही चाहिए थी टू रिलीज इन द वाटर। इसी बात पे मोंथा और उसकी माँ में थोड़ी बहुत बहस चल रही थी जब अचानक मोंथा को एक कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद जब मोंथा पलटती है तो उसकी माँ नदी किनारे से एकदम ही गायब हो चुकी थी। अब मोंथा हर जगह अपनी माँ को ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। घर पे जब मोंथा की बेटी नुलेक को पता चलता है कि उसकी ग्रैनी गायब हो गई है तो वो मोंथा पे काफी भड़कती है। हम समझ पाते हैं कि मोंथा सिंगल मदर है और नुलेक मोंथा को यानी अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। नुलेक यहाँ अपनी माँ को बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है। इनफैक्ट वो अपनी फ्रेंड एलिस से भी अपनी माँ की काफी बुराई करती है ओवर चैट्स। इस सब के पैरेलल में हम व्यूअर्स एक स्टॉकर को देख पाते हैं जो कि नुलेक के घर के ऑपोजिट रहता है और वो हमेशा नुलेक को देखता रहता है। एक और बात कि मोंथा की माँ नुलेक की ग्रैनी हुई, लेकिन मैं बार बार माँ या ग्रैनी में स्विच करता रहूंगा कहानी के अंदर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मोंथा की माँ जो कि नुलेक की ग्रैनी है उन्हें मैं ग्रैनी ही बुलाऊंगा थ्रू आउट द एपिसोड, और ऐसे भी एपिसोड का नाम डियर ग्रैनी ही है तो इट सूट्स वेल। खैर मोंथा यहाँ एक शमन की मदद लेती है टू फाइंड मिसिंग ग्रैनी। शमन का कहना था कि ग्रैनी स्टिल हियर, लेकिन एक घोस्ट उनकी साइट को ब्लॉक कर दिया है जिस वजह से वो घर वापस नहीं आ पा रही। अगर मोंथा ग्रैनी के चप्पल को व्हाइट एंड रेड स्ट्रिंग से बांध दे देन उनके बारे में ही सोचते हुए घर जाए तो 3 दिन के अंदर ग्रैनी वापस आ जाएगी। ये रिचुअल काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है टू द 4 हेवनली किंग्स। बस ध्यान रहे कि वापस जाते वक्त मोंथा को ग्रैनी के बारे में ही सोचते रहना है, वरना ग्रैनी की जगह कोई और बुरी शक्ति भी आ सकती है। तो ये सब सुनने के बाद मोंथा फीट टाइंग रिचुअल फॉलो करती है और तीसरी रात वाकई में ग्रैनी वापस आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रैनी के वापस आने से नुलेक बहुत ज्यादा खुश थी एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। नाउ अगले दिन ग्रैनी नुलेक के कमरे में जाके मजाक में उसे थोड़ा डरा देती हैं, जिसके बाद ग्रैनी और नुलेक बॉन्ड करते हैं। आई मीन नुलेक ग्रैनी के लैप पे सर रख के सोती है और ग्रैनी नुलेक को ललाबाई सुनाती है। ऑल्दो हम व्यूअर्स एक बात क्लियरली नोटिस करते हैं कि जब ग्रैनी नुलेक को डराई थी तब ग्रैनी एक्चुअल में एक इविल एंटिटी जैसी दिख रही थी, यानी कि ये ग्रैनी तो पक्का नहीं है। अब इस बात की पुष्टि तुरंत ही हो जाती है क्योंकि ऑफिस में मोंथा को पुलिस से कॉल आता है और जब पुलिस के कहने पे मोंथा एक रिवर साइड लोकेशन पे जाती है तो वहां वो क्लियरली ग्रैनी की लाश देख पाती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रैनी डूब के मारी गई थी जिनकी लाश अब पुलिस को मिल चुकी थी। बट देन द क्वेश्चन इज कि आखिर मोंथा के घर पे जो ग्रैनी है वो कौन है। ये सोचते ही मोंथा फौरन अपने घर की तरफ निकलती है क्योंकि नुलेक उसके कॉल्स नहीं उठा रही थी। वहीं घर पे ग्रैनी अपना इविल रूप नुलेक को दिखाती है और नुलेक इसे बहुत ज्यादा डर जाती है। इविल ग्रैनी नुलेक के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलती है जहां ग्रैनी 20 तक काउंट करेगी और नुलेक को छिपना है। अब अगर ग्रैनी नुलेक को खोज ली तो वो उसकी एक कान काट लेगी, देन नेक्स्ट टाइम दूसरा कान काटेगी, देन थर्ड टाइम उसका नोज काट लेगी और चौथी बार में नुलेक को जान से ही मार देगी उसका गर्दन काट के। तो ये खूनी खेल शुरू होता है जहां फर्स्ट टाइम ग्रैनी नुलेक को ढूंढ लेती है और उसका कान काट देती है। ध्यान रहे कि घर पूरी तरह लॉक हो चुका था जिस वजह से नुलेक भाग नहीं सकती थी। नाउ सेकंड टाइम में नुलेक बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है और वेंटिलेशन वाला कांच तोड़ के भागने की कोशिश करती है। इस कोशिश में नुलेक के पेट में कांच गड़ जाता है जिससे वो काफी जख्मी होती है, लेकिन ऐन वक्त पे वो कूद के बाहर निकल पाती है। अब बाहर निकलने के बाद भी इविल ग्रैनी चाकू लिए नुलेक पे हमला कर रही थी और ऐसे में नुलेक जख्मी हालत में सड़क पे इधर उधर भागना शुरू करती है। भागते भागते नुलेक एक रोड पे आती है जहां मोंथा की गाड़ी नुलेक को ठोक देती है। मोंथा कार से बाहर निकलती है और वो रोड पे नुलेक की सैंडल उठाती है जिसमें नुलेक की फोटो थी एंड रेड व्हाइट धागे से सैंडल बंधी हुई थी। दिस सिंपली डिपिक्ट्स कि नुलेक मारी गई और अब मोंथा नुलेक के लिए फीट टाइंग रिचुअल कर रही है टू गेट हर बैक। यहाँ से सीन उस बंदे पे फोकस करता है जो कि नुलेक को स्टॉक करता रहता था और हम समझ पाते हैं कि वो इनके घर में इसलिए झांका ताकी करता था क्योंकि उसे लगता था कि ये घर हॉन्टेड है। इस बंदे के हिसाब से घर में सिर्फ मोंथा रहती है और घोस्ट्स वगैरह हैं और ये बंदा इन बातों को रिकॉर्ड और शेयर भी कर रहा था ऑन द इंटरनेट। तभी एकदम से ये बंदा अपने स्क्रीन की परछाई में ग्रैनी और नुलेक के इविल स्पिरिट को देखता है। इसके बाद इस बंदे का गला अपने आप कट जाता है विच डिपिक्ट्स कि ग्रैनी और नुलेक की स्पिरिट ही इस बंदे का गला काट के इसे मार डाली। यहीं पे 7th एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अब इस एपिसोड की एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ मैं 2 थियरीज देके आपके लिए चीजें क्लियर कर दूंगा। पहली थ्योरी तो यही है कि मोंथा ग्रैनी के बजाय किसी दूसरी इविल एंटिटी को बुला ली जो कि ग्रैनी का रूप लेके नुलेक की जान ले ली। देन मोंथा नुलेक को बुलाई और इस बार भी कोई इविल एंटिटी ही आई है जो कि
कि अब उस स्टॉकर लड़के की जान ले ली। इस थियरी के हिसाब से एक्चुअल ग्रैनी या फिर नुलेक कभी वापस आए ही नहीं, क्योंकि दोनों मारी गई थी, ना ही उनकी स्पिरिट वापस आई, बल्कि कोई और इविल एंटिटी वापस आई थी। एपिसोड के अंदर हमें कई बार मिसिंग पेट्स की फोटो दिखाई गई है एंड दिस सजेस्ट्स कि ये एंटिटी सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि पेट्स को भी गायब करने लग गई है। सो हाँ, पहली थियरी यही है कि कुछ इविल एंटिटीज आ गई हैं जो कि ह्यूमैनिटी पे ही हमला कर रही है। नाउ कमिंग टू द सेकंड थियरी, वेल इसके हिसाब से ग्रैनी की ही स्पिरिट वापस आई, लेकिन वापस आने के बाद ये स्पिरिट इविल बन चुकी थी। सेम केस विद न्यूलेक, जहां न्यूलेक की स्पिरिट भी वापस आई, लेकिन वापस आने के बाद वो भी इविल बन चुकी थी। अब इविल क्यों बनी? वेल थाई कल्चर में यह क्लियरली कहा गया है कि जाने वाले इंसान को अगर आप वापस बुलाते हैं तो वो कभी भी पुराने फॉर्म में नहीं आता या आती, बल्कि अपने इविल रूप में आती है। इसलिए जो चला गया है उसे आराम से शांति से रेस्ट करने देना चाहिए एंड लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। शायद यही इस एपिसोड की टीचिंग भी है कि हमें कैसे दूसरों के, स्पेशली अपने करीबी लोगों के मौत से मूव ऑन करना होता है, उसमें फंस के नहीं रहना। वैसे आप यहाँ कमेंट से बताइएगा कि आप इस एपिसोड की कहानी सुन के क्या समझे हैं और आप कौन सी थियरी में मानते हैं। अब जब तक आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे रहे हैं, मैं बढ़ता हूँ फाइनल एपिसोड की तरफ जिसका नाम है वायरल कर्स। तो कहानी की शुरुआत में हम प्ले नामक औरत को देखते हैं जो कि एक सिंगल मॉम है और उनकी बेटी का नाम केयू है। प्ले एक लॉन्ड्रोमैट चलाती है एंड ऑफ कोर्स इस लॉन्ड्रोमैट से वो बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं ही कमाती। तो एक रात प्ले काम करते हुए फोन पे एक हॉरर शो देख रही होती है जहां लोग होस्ट को कॉल करके अपनी हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। शो में एक लेडी कॉल करके अपनी फ्रेंड की कहानी बताती है जो कि एक सिंगल मॉम थी विद अ चाइल्ड। एक दिन वो दोनों टेंपल फेयर में जाते हैं जहां मेले के खत्म होने के बाद सबको मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लोग पाते हैं कि उनकी बेटी पानी में डूब रही थी, लेकिन कोई भी मॉम की मदद नहीं करता। ऐसे में मॉम खुद पानी में अपनी बच्ची को बचाने कूदती है, बट टू हर डिसअपॉइंटमेंट उन्हें अपनी बच्ची की लाश मिलती है। इससे मॉम काफी परेशान होकर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि एक घोस्ट उनकी बेटी को ले गई है। अब इस पॉइंट पे प्ले का फोन थोड़ा सा अटकता है एंड देन आगे की कहानी से हम समझ पाते हैं कि मॉम की बेटी कुछ दिनों से ही अजीब बिहेव करने लग गई थी, जहां वो कहती कि मेरे साथ मेरी सिस्टर खेलने आई है। अब इस पॉइंट पे प्ले को अपने फोन में कुछ तो अजीब आकृति दिखती है, जिसके बाद वो फोन और ये शो बंद कर देती है। तो आगे कहानी में प्ले के लॉन्ड्रोमैट पे उसकी लैंडलेडी आती है जो कि प्ले से रेंट मांगती है, लेकिन प्ले के पास रेंट के पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्ले अपनी बेटी को एक महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने में लगी हुई थी, जिससे प्ले के सारे पैसे वहीं खर्च हो जा रहे थे। लैंडलेडी कहती भी है कि उतने महंगे स्कूल में तो मैं अपने बच्ची को नहीं भेजती, तुम क्यों भेज रही हो? वैसे यहाँ लैंडलेडी प्ले को 2 हफ्तों का वक्त देती है टू पे द रेंट। यहाँ हमें एक वाटर में भीगी हुई घोस्ट की भी एक अजीब सी शॉट दिखाई जाती है। अब आगे हम प्ले की परेशानियां देख पाते हैं, जहाँ स्कूल वाले लोग उसके कंडीशन को चेक करने आए थे, देन उसके दूसरे खर्चे हैं, देन काम करते हुए उसे अपनी छोटी बच्ची को संभालना भी पड़ता है, वगैरह वगैरह। कहानी में आगे जब प्ले एक दिन कपड़ा धो रही होती है तो उसे एक कस्टमर के ड्रेस में से बड़ा सा गोल्ड चेन मिलता है। प्ले इस गोल्ड चेन को रख लेती है और प्ले के एक्सप्रेशन से क्लियर था कि वो इस गोल्ड चेन को लौटाएगी नहीं, बल्कि बेच के थोड़े पैसे बना लेगी। अब उस रात प्ले अपने फ्रेंड से मिलने एक पार्टी में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स हैं, जिस वजह से वो सभी अच्छी रिच लाइफ जी रही हैं। इनफैक्ट प्ले भी अपनी डिग्री से एक अच्छा जॉब पा सकती है, लेकिन अगर वो जॉब पे गई तो केयू का ख्याल कौन रखेगा? बेसिकली प्ले वाज स्टक इन हर लाइफ। वहीं दूसरी तरफ केयू घर पे अकेली थी जब वो सामने वाले अबैंडन्ड बिल्डिंग में किसी को तो देखती है। एनीवेज जब प्ले घर वापस आती है तो उसे सीलिंग से पानी टपकता नजर आता है और वो ब्लैंकेट के अंदर एक पानी से भीगी घोस्ट को देखती है। देन अचानक से केयू वहां आती है जो कि कहती है कि वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रही थी। नाउ दिस वाज वियर्ड क्योंकि केयू सिंगल चाइल्ड थी और कहीं ना कहीं ये उस हॉरर शो में बताई गई कहानी जैसा सीन क्रिएट हो रहा था, जहां केयू कह रही है कि वो एक सिस्टर के साथ खेल रही है एंड दिस डिपिक्ट्स कि आगे शायद केयू मर भी सकती है। नाउ अगले दिन बारिश होती है जिस वजह से प्ले धोए हुए कपड़े नहीं सुखा पाती, लेकिन लैंड लेडी को रेंट देते वक्त बातचीत में प्ले को पता चलता है कि 2-3 दिन से तो एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, तो उसे बारिश कैसे मिली? इसी बीच हम व्यूअर्स को बार बार उस वाटर लेडी की घोस्ट दिखती है जो कि केयू को अपने साथ ले जा रही होती है। खैर आगे चीजें और तब बिगड़ती है जब वो गोल्ड चेन वाली कस्टमर पॉन शॉप से पता करवा लेती है कि प्ले ही उसके चेन को चुरा के बेची है। प्ले उनसे माफी मांगती है और ऐसे में कस्टमर प्ले को 2 दिन का समय देती है ताकि प्ले उनका चेन या फिर चेन के पैसे लौटा दे। इस पॉइंट पे प्ले पूरी तरह फंस चुकी थी और उसकी बेटी भी उसे काफी परेशान कर रही थी। हम प्ले को सामान पैक वगैरह करते देखते हैं, विच मींस कि शायद वो यहाँ से भागने का सोच रही थी, लेकिन एकदम से केयू गायब हो जाती है। प्ले देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में वही वाटर घोस्ट केयू को लेके जा रही है। प्ले फौरन उस बिल्डिंग में जाती है जो कि हूबहू प्ले वाली बिल्डिंग जैसी थी, जस्ट दैट वहां हर जगह से पानी टपक रहा था। प्ले केयू को ढूंढती है और उसे केयू मिलती भी है, जस्ट दैट केयू टब में डूब के मारी जा चुकी थी। यहाँ प्ले को वही वाटर घोस्ट दिखती है एंड देन सीन कट होता है। आगे हम समझ पाते हैं कि प्ले की बेटी वाकई में मारी गई है, जिस वजह से प्ले उस बिल्डिंग को छोड़ दी। प्ले की लैंडलॉर्ड बिल्डिंग चेक करने
करने जाती है तो उन्हें भी छत से पानी टपकता दिखता है। इनफैक्ट वहां सेम हॉरर शो चालू था जिसपे प्ले आई हुई थी और वो कह रही थी कि कैसे उसकी बेटी इस शो को देखने की वजह से मारी गई। इनफैक्ट वो वाटर घोस्ट अब तक प्ले को फॉलो कर रही है और यहीं पे फाइनल एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फाइनल एपिसोड की कहानी, जहां कहानी बहुत ही सिंपल है। बेसिकली एक वाटर घोस्ट है जो कि सिंगल मदर के बच्चों को क्लेम कर लेती है, मतलब उन्हें डुबा के मार देती है। ये घोस्ट यूजुअली उसके पीछे लग जाती है जिन्हें हॉरर शो या किसी भी माध्यम से इस घोस्ट के बारे में पता चलता है। तभी तो इस एपिसोड का नाम वायरल कर्स रखा गया है, क्योंकि ये एक तरह का कर्स है जो कि अगर इसके बारे में आप जान गए तो आपको लग जाएगा, वायरल हो जाएगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये घोस्ट अब लैंडलेडी के पीछे भी लग जाएगी, क्योंकि वो भी तो एंड में शो सुन ली ना। वैसे ये पूरा एपिसोड घोस्ट पे फोकस नहीं था, रादर एक सिंगल मदर की डिफिकल्ट लाइफ को दर्शाता है। मेरा मानना है कि घोस्ट तो बस एक मेटाफर है टू डिपिक्ट कि कैसे सिंगल मदर के लिए अपने बच्चे और वर्क को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से अक्सर वो अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज देती हैं। जी हाँ, घोस्ट का बच्ची को ले जाना शायद बोर्डिंग स्कूल भेजने को दर्शाता है। प्ले की फ्रेंड्स भी उसे यही सजेस्ट कर रही थी कि बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज दो, फिर तुम कोई अच्छा जॉब करके पैसे बना सकती हो। सो आई फील कि एंड में मजबूरी के कारण प्ले अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज दी एंड दैट इज डिपिक्टेड वाया ए वाटर घोस्ट। तभी तो प्ले उस जगह को भी छोड़ दी और अब शायद वो बेटर जॉब भी कर रही हो। अब इसका अगर एक डार्क इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्ले ही तंग आके शायद अपनी बच्ची को मारी भी हो। नाउ ये सब मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन एंड थियरीज है और ये गलत भी हो सकती है, हो सकता है जस्ट एक वायरल कर्स है, एक घोस्ट है। तो हाँ, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस कहानी को किस नजरिए से देखते हो एंड आपकी थ्योरीज क्या है। कमेंट सेक्शन खोला है, वहां जाके लिख दो। रही बात की व्हाट्स टेरर ट्यूसडे, वेल ये एक तरह का स्पेस है जहां लोग रियल हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं। नाउ ऑफ कोर्स स्टोरीज रियल तो नहीं ही होती, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव, लेकिन दिलचस्प और यूनिक जरूर होती हैं। और ये सीरीज उन्हीं स्टोरीज की एक कंपाइलेशन है जहां हर एपिसोड में हॉरर के साथ हमें कुछ मैसेज भी दिया गया है। मुझे पर्सनली पहली तीन कहानी काफी पसंद आई एंड देन आगे की कहानियां उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। या आप लोग कमेंट से बताना कि आपको सबसे अच्छी और सबसे बुरी कहानी कौन सी लगी। और जाते जाते ये भी बता दूं कि किसी एक कहानी का दूसरी कहानी से कोई लिंक नहीं है, सारी कहानियां इंडिपेंडेंट थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।